फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के मॉड्यूल 5 के टॉपिक, जिसका नाम है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने देखा था कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है, उसका एडवांटेजेस क्या होता है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हमने उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑइंटमेंट्स होता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के बेसिस में, वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसमें एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, क्रीम्स एंड जेलीज हमने देखा था। ठीक है, मैंने बोला भी था उस लेक्चर वीडियो में कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा हमने फैक्टर्स देखा था और मैकेनिज्म देखा था जो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग की पेनिट्रेशन को। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स फॉर ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, क्रीम एंड जेलीज से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं, हम एक एक करके सारे सबकी प्रिपरेशन मेथड्स को डील करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ठीक है, जो ऑइंटमेंट्स होती है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है। सो द ऑइंटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी वन ऑफ दिस फॉलोइंग मेथड्स। ये सारे मेथड से कोई भी एक मेथड से हम ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट मेथड इज ट्राइचुरेशन मेथड। ट्राइचुरेशन मेथड आपको नाम से समझ आ रहा है कि हम इसको में क्या कर रहे हैं, बेसिकली मोटर पेस्ट ले रहे हैं और हम इसमें ट्राइचुरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑइंटमेंट इज ट्राइचुरेशन मेथड। ठीक है, इसको हम कब यूज करेंगे, जब जो बेस रहेगा वो बहुत सॉफ्ट रहता है। ठीक है, और मेडिकामेंट्स जो रहते हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं बेस में, तो हम बेसिकली ट्राइचुरेशन मेथड यूज करते हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। फाइनली पाउडर दी सॉलिड मेडिकामेंट। सबसे पहले हम सॉलिड मेडिकामेंट्स को फाइनली पाउडर कर देंगे। ठीक है, देन वे दी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑइंटमेंट बेस। जितना हमें ऑइंटमेंट बेस चाहिए उसको हम वे करेंगे एंड देन ट्राइचुरेट सॉलिड मेडिकामेंट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑइंटमेंट बेस रहेगा और जो हमारा सॉलिड मेडिकामेंट्स रहेगा उसको हम स्मॉल अमाउंट में ले लेके एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, ट्राइचुरेट सॉलिड मेडिकामेंट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस अंटिल अ होमोजेनस प्रोडक्ट इज फॉर्म। जब तक होमोजेनस प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो जाता। ठीक है, आपको इन शॉर्ट में यहाँ पे फ्लो चार्ट में समझाती हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, उसको फाइनली डिवाइड कर लेंगे सॉलिड मेडिकामेंट्स को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना ऑइंटमेंट बेस को ट्राइचुरेट करेंगे अलग से। ठीक है, और उसकी वेट क्वांटिटीज को मेजर करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम सॉलिड मेडिकामेंट्स को, यानी जो हमने ये सॉलिड मेडिकामेंट्स लिए हैं इसको स्मॉल अमाउंट में ले लेके एक साथ मोटर एंड पेसल में ट्राइचुरेट करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा लेके हम एक दूसरे को उन दोनों को ट्राइचुरेट करेंगे। ठीक है, फिर एक होमोजेनस प्रोडक्ट जब तक नहीं फॉर्म हो जाता तब तक हम इसको ट्राइचुरेट ही करते रहेंगे। ठीक है, फिर जो रिमेनिंग क्वांटिटीज होगा, जो भी आपका लार्ज रहेगा उसका जो रिमेनिंग क्वांटिटीज रहेगा, इसमें आप छोटा छोटा स्मॉल लिए उसको हम एक साथ डाल के फिर से ट्राइचुरेट करेंगे जितना भी रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक ऑइंटमेंट हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें जब पूरा ट्राइचुरेट कर देंगे तो हमें ऑइंटमेंट मिल जाएगा। जो ऑइंटमेंट हमें मिलेगा उसको हमें देखना है कि वो रोलर मिल के थ्रू पास हो जाए। हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि जो हमें यूनिफॉर्म ड्रग डिस्पर्जन हुआ है कि नहीं, और जो एग्रीगेट्स, अगर जैसे हमने ये सबको स्मॉल अमाउंट में बनाया तो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई लंप फॉर्म कर दिया है। ये दो चीज़ों का हमें बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है स्मॉल स्केल में। ठीक है, और लार्ज स्केल्स अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ट्राइचुरेशन मेथड्स के, तो उसमें हमें बेसिकली मैकेनिकल मिक्सचर्स लगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, स्मॉल स्केल में हमारा मोटर एंड पेसल से काम हो जा रहा था। ठीक है, उसमें हम ले रहे थे ड्रग को और हमारा जो सॉलिड मेडिकामेंट्स है उसको ले रहे थे, और हम अपना ऑइंटमेंट बेसिस को ले रहे थे, और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हम इसको मिला के फिर उसमें जो हमारा हमने स्मॉल अमाउंट में इसको मिलाया। ठीक है, फिर हमने एक होमोजेनस प्रोडक्ट फॉर्म किया। फिर उसके बाद जो भी हमारा ऑइंटमेंट में जो बचा था उसको हमने डाला और फिर ट्राइचुरेट करके एक ऑइंटमेंट बना लिया। ठीक है, लेकिन लार्ज स्केल में यही काम हम क्या करते हैं, मैकेनिकल मिक्सर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, और इस सब में हम एक चीज़ चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई भी एग्रीगेट्स फॉर्म ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा ट्राइचुरेशन मेथड। ओके, ऑइंटमेंट का नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूजन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है,
फ्यूजन मेथड में क्या होता है, अगर हमने स्मॉल स्केल में किया है तो वो पोर्सलिन डिश में हम इज प्लेस्ड ऑन वाटर बाथ, ठीक है। और अगर लार्ज स्केल में कर रहे हैं तो इसको हम लोग लार्ज स्टीम जैकेट्स यूज किया जाता है, स्टीम जैकेट केटल्स को यूज किया जाता है फ्यूजन मेथड के लिए। इससे हम कब यूज करते हैं, जब हमारा जो बेस होता है वो अगर सॉलिड है तो हम बेसिकली फ्यूजन मेथड यूज करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम पोरोसिलिन डिश को वाटर बाथ में ले लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको फ्यूज करवाते हैं, बेसिकली मेल्ट करवाते हैं, ठीक है। और लार्ज स्केल में हम लार्ज स्टीम जैकेट केटल्स को यूज करते हैं मेल्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको यहाँ पे डील करती हूँ। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें ingredients and base are melted and properly mixed to obtain uniform product, ठीक है। जो आपका ingredient है और जो आपका बेस है उन दोनों को हम क्या करते हैं, पहले तो मेल्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल स्केल में हम वाटर बाथ यूज करते हैं, ठीक है, फॉर मेल्टिंग पोर्सलिन डिश के थ्रू। और लार्ज स्केल में हम क्या यूज़ करते हैं, स्टीम जैकेट्स केटल यूज़ करते हैं बेसिकली मेल्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट में इंग्रेडिएंट और बेस को मेल्ट करने के बाद हमने इनिशियली इंग्रेडिएंट्स ऑफ हाई, इसको कैसे मेल्ट करते हैं, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट के जो आपके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसको हम पहले डालते हैं और उसके बाद हम लो मेल्टिंग पॉइंट को डालते हैं। बेसिकली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू हम इसको डालते हैं। जितना ज़्यादा हाई रहेगा उसको पहले मेल्ट कर देंगे, जितना लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उसको हम बाद में मेल्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको मेल्ट करते हैं। एंड द मिक्सचर इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाथ। फिर इसके बाद जब ये पूरी तरीके से दोनों हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं और बेसेस हैं वो जो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते हैं तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वाटर बाथ से हटा देते हैं और फिर इसको कूल करने के लिए छोड़ देते हैं। और प्रॉपरली उस समय हमें क्या करना पड़ता है, स्टिरिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या देखते हैं उस समय हम ये देखेंगे, तीन चीज़ें देखेंगे। अगर इनसॉल्युबल ड्रग बेस है तो उसे हम, अगर इनसॉल्युबल ड्रग बेस है तो उसे हम पाउडर्ड फॉर्म में डाल देंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर लिक्विड्स है या फिर सेमी सॉलिड है, ठीक है, तो उसे हम टेम्परेचर एट 40 डिग्री सेल्सियस में डाल देंगे। और अगर वोलाटाइल प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, ठीक है, तो हम इसको लास्ट में ऐड करेंगे। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, फ्यूजन मेथड में जो आपका इंग्रेडिएंट है और जो आपका बेस है उसको हम मेल्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे मेल्ट करेंगे, सबसे पहले हाई मेल्टिंग पॉइंट के इंग्रेडिएंट या बेस को पहले मेल्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस को उसमें फ्यूज करवाते जाएंगे, ठीक है। जब ये पूरा फ्यूजन हो जाएगा, जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो हम वाटर बाथ से रिमूव कर देंगे प्रॉपर स्टिरिंग के थ्रू और फिर उसको कूल करेंगे स्टिर करते हुए, ठीक है। तो हमारा ऑइंटमेंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब जब ऑइंटमेंट बन जाएगा तो हम देखेंगे कि जो ऑइंटमेंट बना है वो जो है वो इनसॉल्युबल ड्रग इन बेस है। अगर वो इनसॉल्युबल ड्रग इन बेस है तो हम उसे पाउडर्ड फॉर्म में फिर ऐड करेंगे थ्रू ट्राइचुरेशन मेथड। अगर पाउडर्ड फॉर्म है तो उसमें हम जो हमारा ऑइंटमेंट बना है उसको हम डालेंगे, ठीक है। अगर वो इनसॉल्युबल है तो, अगर वो लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में है तो उसको फिर से एक टेम्परेचर देंगे 40 डिग्री सेल्सियस का, उसमें ऐड करेंगे और फिर स्टिर करेंगे। और अगर वोलेटाइल या हीट लायबल है, ठीक है, तो उसको हम लास्ट में ऐड करके फिर ट्राइचुरेट करेंगे। अगर मतलब ये फॉर्मूला तो हमने कर दिया, मतलब हमने इंग्रेडिएंट को वो कर दिया, फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट को और लो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने मेल्ट कर दिया ड्रग को, ठीक है, रिमूव कर दिया, वाटर बाथ से कूल कर दिया। तो ये तो हम करेंगे, ये प्रोसीजर से हमें ऑइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑइंटमेंट मिलने के बाद भी वो इनसॉल्युबल रहता है तो उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं। अगर कोई लिक्विड या सेमी सॉलिड मिल रहा है हमें तो हम उसको 40 डिग्री सेल्सियस में फिर हीट करके फिर उसको ऑइंटमेंट फॉर्म में ले जाएंगे। और नहीं तो अगर वोलेटाइल है तो फिर हम पूरा ये बनने के बाद उसको लास्ट में ऐड करके उसको फिर से ट्राइचुरेशन के थ्रू मिक्स करेंगे, अगर इन्हीं में कोई ऐसा ड्रग है उसको ऑइंटमेंट बनाना है तो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों मेथड हम यूज़ कर देते हैं ऑइंटमेंट बनाने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा केमिकल रिएक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, हम वो इंग्रेडिएंट्स को बेसिकली हम यूज़ करते हैं जो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच में, ड्रग प्लस यानी आपका प्लस
इंग्रेडिएंट्स ऑफ द बेस। जो ड्रग और बेस रहता है, ठीक है, उसके बीच में अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो वो रिजल्ट करता है ज़्यादा एलिगेंट और स्टेबल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में प्रॉपरली अगर खुद ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो ज़्यादा ही एलिगेंट और स्टेबल प्रोडक्ट देते हैं। और इसमें नॉन स्टेनिंग आयोडीन जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन ऑइंटमेंट्स जो बनते हैं वो इस मेथड से बनते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के थ्रू केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। इन लोग की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि ड्रग और आपका बेस जो रहता है वो केमिकली रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो वो रिएक्ट करेंगे और मोर इन दोनों को जब साथ में डालेंगे तो ये ज़्यादा एलिगेंट और स्टेबल प्रोडक्ट्स देंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आयोडीन ऑइंटमेंट्स, इसमें क्या किया जाता है, जो आपका आयोडीन है उसको पाउडर किया जाता है मोटर और पेसल में, ठीक है। उसके बाद उसमें हम एराचिस ऑयल डालते हैं, ठीक है। एराचिस ऑयल जब उसको ऐड करते हैं तो इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और इसको ओकेजनली स्टिर करते हैं टिल इसको स्टिर करेंगे टिल इसमें ग्रीन ब्लैक कलर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। देन येलो सॉफ्ट पैराफिन इज एडेड, ठीक है। उसके बाद येलो सॉफ्ट पैराफिन ऐड करते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन मिक्स्ड एंड कूल, ठीक है। क्या करते हैं, आयोडीन को हम पाउडर करते हैं मोटर एंड पेस्टल में, उसमें एराचिस ऑयल डालते हैं, फिर इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे तब तक जब तक ये ग्रीन ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसमें केमिकली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्रीन ब्लैक कलर का जब ये हो जाएगा तो उसमें हम येलो सॉफ्ट पैराफिन डालेंगे या 40 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और फिर इसको मिक्स करके कूल कर देंगे तो हमें आयोडीन ऑइंटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो ऑइंटमेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा एलिगेंट भी होते हैं और ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। या कोई भी चीज़ अगर उसकी खुद इनर्ट प्रॉपर्टी वैसी रहेगी और वैसे बना रहे हैं हम तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। फोर्थ और लास्ट मेथड ऑइंटमेंट प्रिपरेशन के लिए है, वो है एमल्सिफिकेशन, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने फैट, ऑयल और वैक्सेस को लिया, ठीक है। इनको हमने 70 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करेंगे, प्लस इसमें फिर हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। इसको भी हम 70 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करेंगे, फिर हम दोनों को उसी टाइम में मेल्ट करेंगे, नहीं तो जो फैट, ऑयल और वाटर है जो आपके बेसिस हैं, मेल्टेड बेसिस, वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। इसीलिए हम दोनों को एक साथ 70 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करेंगे, फिर एक्वस सॉल्यूशन को हम इस बेस में डाल देंगे और हमें ऑइंटमेंट मिल जाएगा। क्लियर हुआ? प्रॉपर स्टिरिंग करते रहेंगे तो हमें ऑइंटमेंट मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा एमल्सिफिकेशन मेथड। एमल्सिफिकेशन मेथड से समझ में आ रहा है, दो कोई इमिसिबल लिक्विड है जिसको हम एक साथ मिक्स कर रहे हैं और वो ऑइंटमेंट बना रहे हैं। क्लियर? तो ये 4 मेथड होते हैं ऑइंटमेंट प्रिपरेशन के। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मेथड ऑफ, ये था ऑइंटमेंट प्रिपरेशन के। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर पेस्ट। पेस्ट कैसे बनता है? तो पेस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेशन एंड फ्यूजन मेथड। सेम ट्राइचुरेशन और फ्यूजन मेथड्स के, जस्ट लाइक ऑइंटमेंट्स। The trituration method is used only in those cases where base is liquid or semi-solid। जहाँ पे base liquid या semi-solid है वहाँ पे trituration यूज़ करते हैं। The fusion method is used when the semi-solid or solid in nature। जब base semi-solid या solid है तो फिर हम fusion method यूज़ करते हैं, ठीक है। These two methods has already been explained in detail under the topic of ointment, ठीक है। इसको हमने ointment topic में डिस्कस कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ जेलीज। इसमें द फार्मास्यूटिकल जेलीज आर यूज्ड टू प्रिपेयर बाय एडिंग द थिकनिंग एजेंट। इसमें हम लोग थिकनिंग एजेंट डालते हैं क्योंकि हमने जेलीज देखा होगा वो ज़्यादा थिक होती हैं, ठीक है। सच एज ट्रेगागन, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है, टू एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम थिकनिंग एजेंट डालते हैं टू गेट द मास। द मास इज ट्राइचुरेटेड इन मोटर एंड पेसल अंटिल अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। फिर हमने थिकनिंग एजेंट और एक्वस सॉल्यूशन को लिया और इस मास को हम ट्राइचुरेट करते हैं मोटर और पेस्टल में। द ग्लास पेसल एंड मोटर इज यूज्ड इन डार्क ऑफ कलर्ड, इन केस ऑफ डार्क कलर्ड ड्रग। जहाँ पे डार्क कलर्ड ड्रग होती है वहाँ पे हम बोरोसिलिन का नहीं यूज़ करते, वहाँ पे हम ग्लास, मोटर एंड पेस्टल यूज़ करते हैं ट्राइचुरेट करने के लिए। एंड द होल गम शुड बी प्रिफर्ड ओवर द पाउडर्ड गम टू प्रिपेयर अ जेली बिकॉज इट प्रोड्यूसेज अ क्लियर प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो होल गम हमें यूज़ करना चाहिए पाउडर्ड गम के जगह, ठीक है, और हमें उसे प्रॉपरली मिक्स करना चाहिए क्योंकि हमें यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी मिल सके।
ठीक है, तो इस तरह से हम जेलीज को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ क्रीम। ठीक है, तो क्रीम्स में भी फॉर्मुलेटेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑयल्स। क्रीम के लिए कोई बहुत सारे ऑयल्स हैं, बोथ मिनरल्स एंड वेजिटेबल्स। कोई भी मिनरल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल के थ्रू हम क्रीम को बना सकते हैं। एंड फ्रॉम फैटी एल्कोहल्स, फैटी एसिड्स एंड फैटी ईस्टर्स। फैटी अल्कोहल, फैटी एसिड्स और फैटी ईस्टर्स के थ्रू भी क्रीम्स को बना सकते हैं। ठीक है, सो द क्रीम्स कैन बी फॉर्मुलेटेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑयल्स, बोथ मिनरल्स एंड वेजिटेबल्स, एंड फ्रॉम फैटी alcohols, fatty acids and fatty esters. Okay, then emulsifying agents include non-ionic surfactants। जो emulsifying agents है वो non-ionic surfactants और या फिर soap consist करता है। ठीक है, preparation involves separating the formula components into the two portions में जो preparations हैं वो involve होती हैं, lipid and aqueous। Clear? Semi-solid dosage forms such as cream, ointments, gels and paste are formulated using the variety of excipient to provide specific properties and characteristics। जो आपके cream, ointment, jellies जो भी आप बना रहे हैं semi-solid dosage form, उसमें excipients different properties, specific properties और characteristics के यूज़ किए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो क्रीम्स को भी हम कैसे भी बना सकते हैं। बेसिकली वही 4 मेथड से हम बनाते हैं। फ्यूजन मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड एंड ट्राइचुरेशन मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्रिपेयर क्रीम, जेलीज एंड ऑइंटमेंट्स। ओके, तो सेम इसमें भी एमल्सिफाइंग एजेंट डाला आपने, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स और सोप डाला और फिर हमने उसको ट्राइचुरेशन के थ्रू प्रिपेयर कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। वो एक्सिपिएंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में भी मैंने इसे डील किया है कि हम एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं बल्किनेस और सही शेप देने के लिए। वो एक्सिपिएंट्स हैं ये some common excipients used in semi-solid dosage forms include। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में भी मैंने मैंने थोड़ा सा समझाया था कि API और एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं कोई भी semi-solid dosage form बनाने के लिए। इसमें थोड़ा ज़्यादा हम डिटेलिंग डील करेंगे। एक दूसरा होता है API, जो बेसिकली एक हम यूज़ करते हैं API, जो कि बेसिकली आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिसके थ्रू एक्टिविटी हो रही है फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिक। ठीक है, और एक्सिपिएंट्स जो उसको सपोर्टिव के जैसे सपोर्टिव एजेंट्स जो जैसे यूज़ किया जाता है। सबसे फर्स्ट है आपका इमल्सिफाइंग या सर्फेक्टेंट्स। दीज हेल्प्स टू स्टेबलाइज इमल्शन एंड इम्प्रूव द स्प्रेडेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ड्रग। किसी भी ड्रग की स्प्रेडेबिलिटी या यूनिफॉर्मिटी को ये एनहेंस करता है। फॉर एग्जांपल पॉलीसॉर्बेट या ग्लिसराइल, स्टेरॉइड या लेसिथिन। ठीक है, ये इमल्सिफायर या सर्फेक्टेंट्स हैं जो बेसिकली फ्लो प्रॉपर्टी और स्प्रेडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारा थिकनिंग एजेंट। दीज हेल्प टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड प्रोवाइड अ स्मूथ एंड कंसिस्टेंट टेक्सचर टू द प्रोडक्ट। ये स्मूथ और कंसिस्टेंट टेक्सचर देता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बोमर, हाइड्रोक्सीथाइल सेल्यूलोज और ज़ैंथन गम। ठीक है, ये विस्कोसिटी को बेसिकली थिकनिंग एजेंट इंक्रीज करता है, ये ज़्यादा विस्कस बनाता है और स्मूथ और कंसिस्टेंट टेक्सचर देता है। ठीक है, किसी भी क्रीम ऑइंटमेंट्स के लिए ज़रूरी होता है ये चीज़। सॉल्वेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं आर यूज टू डिजॉल्व और डिस्पर्स द एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसको डिजॉल्व या डिस्पर्स करने के लिए यूज़ करते हैं अदर एक्सिपिएंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, इथेनॉल और पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमेक्टेंट्स। दे हेल्प टू रिटेन मॉइस्चर रिटेन करने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए एंड टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम ड्राइंग, और प्रोडक्ट को ड्राई नहीं होने देता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव ऑब्वियस बात है माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट करता है, तो एडेड टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, और शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन एंड बेंजल अल्कोहलियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। दे आर यूज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है, डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और खराब नहीं होने देता है इंग्रेडिएंट को। फॉर एग्जांपल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल BHA, या फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन BHT, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की वजह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फ्रेगनेंसेस एंड कलरेंट्स। ठीक है, दीज आर एडेड टू इम्प्रूव द एस्थेटिक अपील ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड एनहेंस पेशेंट कंप्लेंस। बेसिकली उसका कलर और फ्रेगनेंस यानी खुशबू, उसका ऑर्डर और उसका कलर जो रहता है उसको एनहेंस करने के लिए हम बेसिकली उसका ऑर्डर और कलर उसका एनहेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओवरऑल द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ excipients in semi-solid dosage forms is important to ensure that the product has desired properties and characteristics for intended use
इन पेशेंट पॉपुलेशन। मतलब बेसिकली हम ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। बेसिकली हम एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं फॉर द पेशेंट कंप्लाइंसेस कि पेशेंट को ईजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, ईजी एडमिनिस्टर्ड हो जाए कोई भी ड्रग और उसको उसे अच्छा लगे उसको एडमिनिस्टर करने के लिए विद डिजायर प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा भी लगे और वो सेफ और थेरेप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी। क्लियर ना? इस चैप्टर का, इस मॉड्यूल का और इस पूरे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब हमने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना दिया, उसका एडवांटेजेस देख लिए, उसके डिसएडवांटेजेस देख लिए, उसके फैक्टर्स देख लिए, उसके क्लासिफिकेशन देख लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लिए। अब लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन कि हम कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, अब बनाने के बाद हमें चेक करना भी तो ज़रूरी है ना, तो हम कैसे चेक करेंगे वो मेथड हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल मेथड और नेक्स्ट होता है हमारा माइक्रोबियल मेथड। ये दो मेथड से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कि वो हमारा अगर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, पेस्ट, जेलीज जो भी बना है वो किस टाइप का बना है। ठीक है, तो फिजिकल मेथड में सबसे फर्स्ट आता है हमारा टेस्ट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस टेस्ट ऑइंटमेंट इज रब्ड ऑन स्किन। इस टेस्ट में ऑइंटमेंट जो रहता है वो स्किन में रब किया जाता है एट रेगुलर टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम इंटरवल में वी कलेक्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने बॉडी में रब किया, ठीक है, फिर एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के में हमने उसको क्या किया, उसका सीरम और यूरिन सैंपल लिया। ठीक है, और फिर हमने यूरिन या सीरम सैंपल्स को हमने डायग्नोसिस किया और देखा कि उसमें टोटल ड्रग जो था वो कितना एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेस्ट ऑफ रेट एब्जॉर्प्शन। हमने क्रीम अप्लाई की, उसके बाद हमने अप्लाई करने के बाद उसका यूरिन और सीरम सैंपल लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी वो उसका कुछ अमाउंट यूरिन और सीरम में भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर वो हम उसमें चेक कर सकते हैं कि कितना ड्रग का रेट था वो एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद हम उसको कलेक्ट करके। नेक्स्ट होता है हमारा टेस्ट फॉर नॉन इरिटेंसी। हम इसमें देखेंगे कि कितना नॉन इरिटेंसी, यानी कि वो जो हमने ड्रग बनाया है वो इरिटेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, हमने 24 वॉलंटियर्स ले लिया अराउंड, ठीक है, यानी हेल्दी वॉलंटियर्स ले लिया, उसमें हमने 21 डेज़ के लिए बेसिकली हमने 21 डेज़ के लिए ड्रग को अप्लाई किया उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने के लिए। अगर हमने 24 डेज़ के लिए 21 डेज़ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं 24 वॉलंटियर्स में, तो हमें ये चेक करना है कि कहीं उसमें एडिमा, ठीक है, यानी कोई स्वेलिंग या फिर स्किन रेडनेस या फिर ईचिंग, ये सब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, यानी स्किन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर आपका ऑइंटमेंट जो बना है वो अच्छा बना है। क्लियर हुआ? तो हम 24 डेज़ के लिए उसको लगा के देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट ऑफ रेट ऑफ पेनिट्रेशन। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि रेट ऑफ पेनिट्रेशन क्या है। जितना ज़्यादा ड्रग पेनिट्रेट होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगा और उतना अच्छा ड्रग का एक्शन होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा ड्रग पेनिट्रेट होगा उतना ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगा और उतना ज़्यादा ड्रग का एक्शन होगा। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हाई कंसंट्रेशन जो रहता है ड्रग्स का वो लो कंसंट्रेशन से जाता है। जैसे हमने ड्रग को स्किन के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहेगा उतना फिर ज़्यादा से लो में जाएगा। ठीक है, हमारे स्किन में लो कंसंट्रेशन है उसमें वो जाएगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा वो पेनिट्रेट कर रहा है, जितना ज़्यादा वो पेनिट्रेट करेगा ऑब्वियस सी बात है, जितना वो अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगा और जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज़्यादा वो एक्शन देगा। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि कैसे, और ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, ये कैसे होता है, डिफ्यूजन मेथड के ऊपर, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, उस मेथड के थ्रू हम रेट ऑफ पेनिट्रेशन निकालते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज। ठीक है, बेसिकली इसमें हमें यही देखना है कि हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म से कितना ड्रग कितना जल्दी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ड्रग कितना रिलीज हो रहा है, जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना अच्छा एक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, हमने सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर्स में हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया हमारा ऑइंटमेंट क्रीम, जो भी हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म था वो लगा दिया। ठीक है, उसको लगाने के बाद हमने इसमें सेलाइन या फिर सीरम डाल दिया। ठीक है, जो बॉडी का हमने एटमॉस्फेयर डाल दिया यहाँ पे डालने के बाद हम देखेंगे कितने टाइम में ये जो आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है उस सीरम या सेलाइन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अगर जितना भी हमें टाइम पीरियड लगेगा वही आपका ड्रग रिलीज होगा। ठीक है, देन चेक
ड्रग रिलीज ओवर अ टाइम पीरियड। ड्रग रिलीज हम देखेंगे कितने टाइम में ड्रग रिलीज हो रहा है, यानी कि वो सलाइन में या सीरम में कितने टाइम में वो जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने ऑइंटमेंट क्रीम लगाया है वो जा रहा है, वो उसका रेट होगा ड्रग रिलीज का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली होती हैं आपकी फ्लो प्रॉपर्टी। हम चेक करेंगे फ्लो प्रॉपर्टी से क्या होगा, हम ये फ्लो प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा रहेगी स्प्रेडेबिलिटी उतनी अच्छी होगी। अगर ड्रग जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना सही है। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लो प्रॉपर्टी रहेगा उतना अच्छा ड्रग की स्टेबिलिटी रहेगी। और हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर ड्रग भरा, अगर ड्रग इजीली निकल जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा अच्छा बना है। ठीक है, क्योंकि कंटेनर के अंदर से ड्रग इजीली निकलनी चाहिए तो उतनी फ्लो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और फ्लो प्रॉपर्टी देखिए, और दूसरी चीज़ है अगर हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली स्प्रेड भी होना चाहिए। दो चीज़ ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ऐसा भी नहीं कि फ्लो प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बना दी कि हम स्किन के ऊपर लगा रहे हैं और स्किन से ही निकल जा रही है, उतनी भी फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि वो स्किन पे अडहियर करें, और दूसरा जो आप, लेकिन वो प्रॉपरली ये भी नहीं कि एक ही जगह अडहियर हो जा रहा है और आप स्प्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, और टेस्ट ऑफ विस्कोसिटी भी हम टेस्ट करते हैं। विस्कोसिटी की टेस्ट कैसे करते हैं, दो तरीके से विस्कोमीटर अवेलेबल होता है, एक कोन और दूसरा प्लेट। कोन प्लेट विस्कोमीटर के थ्रू हम इसकी विस्कोसिटी चेक करेंगे। विस्कोसिटी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो वो कंटेनर से ही बाहर नहीं होगा, और कम भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ही वो फ्लो कर रहा है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है हमारा लास्ट फिजिकल मेथड में, वो है टेस्ट फॉर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। किसी का भी कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी चेक करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि हमने ऑइंटमेंट बना लिया है तो जिसमें 10 ऑइंटमेंट अगर बनाया है तो उसमें 5 ऑइंटमेंट में 500 mg, में 500 mg और 5 ऑइंटमेंट में 400 mg है, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ड्रग कंटेंट वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 10 कंटेनर्स को फिल कर देंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस केस में हम 10 फिल्ड ऑइंटमेंट लेंगे। ठीक है, इन अ कंटेनर 10 को फिल कर देंगे, उसका वे करेंगे। ठीक है, एंड देन रिजल्ट ऑब्टेन मस्ट बी मैच द लेबल क्वांटिटी। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि लेबल क्वांटिटी से मैच हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल 10 फिल्ड किए, उसको वे किया, वे करने के बाद हम देखेंगे, जैसे हमने 10 जो ऑइंटमेंट फिल किया तो उसमें हमने 2.5 mg ड्रग लिया होगा, 2.5 mg कोई एक्सिपिएंट्स लिए होंगे, 1 mg कोई दूसरा एक्सिपिएंट लिया होगा, तो टोटल कितना हुआ 5 और 6 mg। तो आपका जो ड्रग बना वो 6 mg का बना। तो लेवल क्वांटिटी से हम चेक करेंगे कि 6 mg का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उसमें 2.5 mg अगर हम उसको करेंगे डिस्पर्स मीडियम में आपका वो है कि नहीं, इसके थ्रू हम चेक कर लेंगे। 10 कंटेनर्स का 10 ठुक लिए आपने, और 10 का आपने रैंडमली लेने के बाद हमने देखा कि जो हमने वे किया है वो ड्रग जो है वो लेबल क्वांटिटी से मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे 2.5 mg आपका ड्रग है, 2.5 mg आपका कोई एक एक्सिपेंट है, 1 mg दूसरा, तो टोटल 6 mg का होना चाहिए ना। तो जब हम वे करें तो 6 mg आए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लेबल क्वांटिटी से मैच करेंगे और हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट फॉर ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। हम उसके छोड़ देंगे लगा के स्किन के अंदर। ठीक है, और लगा के जब हम उसे छोड़ देंगे तो हम चेक करेंगे उसमें कोई माइक्रोबियल कंटेंट तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो है कि नहीं, और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम चेक करेंगे कि माइक्रोबियल ग्रोथ है कि नहीं। ठीक है, और फिर दूसरा है हम प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी देखेंगे, क्योंकि माइक्रोबियल अगर ग्रोथ होगा तो हम प्रिजर्वेटिव तो डालेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 10 दिन बाद कई फॉर्मुलेशंस में रहेंगे, तो ये टेस्ट करेंगे कि कितने दिन बाद उस फॉर्मुलेशन में 10 दिन बाद आ रहा है कि 2 दिन बाद आ रहा है कि 1 महीने बाद आ रहा है। हम चेक करेंगे कितने महीने बाद माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उस हिसाब से प्रिजर्वेटिव देंगे, और प्रिजर्वेटिव में एक चीज़ हमें देखनी है कि प्रिजर्वेटिव की जो क्वालिटी हो वो अच्छी हो। ठीक है, इस तरह से। और लास्ट प्रोसेस आता है हमारा पैकेजिंग। तो हम इसे ऐसे चीज़ में पैकेज करते हैं या ऐसे कंटेनर में पैकेज करते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव हो, जो कि रिएक्ट ना करे, और दूसरा इनर्ट हो। ठीक है, ग्लास या फिर प्लास्टिक कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली क्रीम या ऑइंटमेंट को वो करने के लिए। ठीक है, इसमें हम बल्क मतलब 2 kg तक की हम रख सकते हैं ग्लास के अंदर, और प्लास्टिक के अंदर बेसिकली ऑइंटमेंट्स और क्रीम को रखा जाता है। ठीक है, और ग्लास जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट भी करता है माइक्रोबियल ग्रोथ से। ठीक है, और नॉन रिएक्टिव भी ज़्यादा होता है, लेकिन प्लास्टिक सस्ता होता है, बेसिकली चीप होता है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक और कंटेनर यूज़ होता है जो कि मेटल कंटेनर होता है, लेकिन हमें मेटल कंटेनर में याद रखना चाहिए कि हमें स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करना चाहिए। और वो हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे बल्क प्रोडक्ट्स है जो 25 to 50 kg के अराउंड है, उसको हम यूज़ करना चाहिए। और हम स्टेनलेस स्टील इसलिए करते हैं यूज़ क्योंकि वो केमिकली रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इवैल्यूएशन
ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इस टाइप से हम इवेल्युएट करते हैं और चेक करते हैं जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेलीज, क्रीम एंड सपोस्ट्रीज, वो सही बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, सो मेथड में हमने देखा कि प्रिपरेशन मेथड्स क्या हैं, एक्सिपिएंट्स क्या और इवैल्यूएशंस कैसे किए जाते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।